वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस बाय जेजे सर। तो बच्चों, इस चैनल पर हम आपको 9th और 10th की क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि मैंने सबसे पहले साइंस के अंदर सब्जेक्ट केमिस्ट्री को लिया है, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ाऊंगा, जिसको हम मैटर इन अवर सराउंडिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैंने इस चैप्टर के अंदर उन टॉपिक्स को आपके सामने लिख दिया है जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। जैसा कि हमें सबसे पहले बेटा इस चैप्टर का परिचय पढ़ना है, उसके बाद हमें पदार्थ की परिभाषा पढ़नी है और पदार्थ क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें पदार्थों को कणों के अभिलाक्षणिक गुण पढ़ना है, फिर पदार्थ की अवस्थाएं पढ़नी है और क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, एंड लास्ट टॉपिक हमें वाष्पीकरण के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ 6 टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले हमें इसका परिचय पढ़ना है, तो आइए सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो यानी ये जो चैप्टर है हमारा, वो हमारे पदार्थ से रिलेटेड है। यानी अपनी आसपास हम जो भी पदार्थ देखते हैं, ये चैप्टर हमें उसके बारे में बताएगा। तो जैसा कि मेरा बेटा परिचय में लिखा है, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती हैं। इन वस्तुओं के आकार, आकृति व बनावट अलग अलग होती है। इन वस्तुओं को देखकर, स्पर्श करके, सुनकर, सूंघकर या स्वाद लेकर पहचान लेते हैं। जैसे बस हो गया बेटा, कुर्सी हो गई, पेड़ हो गया, पानी हो गया, आदि हो गया। यानी बेटा आपको परिचय में कुछ नहीं है, परिचय में सिर्फ ये वाली बात है कि हम अगर अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती हैं, और उन वस्तुओं के बेटा आकार भी अलग अलग होते हैं, आकृति भी अलग अलग होती है और बनावट भी अलग अलग होती है। और इन वस्तुओं को हम देखकर भी पहचान लेते हैं बेटा, इन वस्तुओं को हम स्पर्श करके पहचान लेते हैं, सुनकर भी पहचान लेते हैं, और इनको हम सूंघ कर या स्वाद लेकर भी पहचान लेते हैं। तो ये तो बेटा छोटा सा परिचय है। उसके बाद में हम दूसरी हेडिंग के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे इस टॉपिक की है, जिसका नाम है बेटा पदार्थ। क्या पदार्थ क्या होता है? तो देखिए, हमारे सामने बेटा पदार्थ, जिसको हम मैटर भी कहते हैं। तो पदार्थ हमारा बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है पदार्थ की, याद रखना। पदार्थ हमेशा वह वस्तु होती है जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है। जैसा कि मैंने लिखा है, पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है, तथा जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों में से किसी एक या अधिक से द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि बेटा एग्जाम्पल पेन दिया है, ताला दिया है, मोबाइल दिया है और घड़ी आदि। इसका मतलब बेटा पदार्थ कुछ भी नहीं है। पदार्थ वो वस्तु है जिसके पास द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेर लेती है। अब देखिए, आपके पास बहुत सी चीजें होंगी, यानी बहुत सी चीजें, ओवरऑल हर एक चीज जो आपके पास मौजूद है, उसके पास द्रव्यमान भी होता है, उसके पास जगह घेरने की कैपेसिटी भी होती है। चाहे आप एक मोबाइल देख लें, मोबाइल के पास वेट होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, और मोबाइल भी हमारी जगह घेर लेता है। ये हुआ बेटा हमारा पदार्थ। आइए हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है बेटा पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो हम पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, तो पहली बात ये होती है कि हमारा पदार्थ बेटा किससे मिलकर बना है। तो याद रखना, हमेशा कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इन छोटे छोटे कणों को हम सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। तो पदार्थों के आपके अभिलाक्षणिक गुण की बात अगर करें, तो जैसे कि पहला पॉइंट मेरा लिखा है, पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यानी पदार्थ के अंदर असंख्य सूक्ष्म कण हैं। इन सूक्ष्म कणों का आकार अकल्पनीय होता है, यानी हम इनकी कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितने बड़े हो सकते हैं और कितने छोटे हो सकते हैं, और इन्हें उच्च क्षमता के सूक्ष्मदर्शी से देख पाना भी संभव नहीं है। यानी हम इन्हें सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते। दूसरा पॉइंट होता है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। बेटा ये बात मैंने आपको बता दी कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये कण बहुत छोटे होते हैं। जैसा कि तीसरा गुण है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी जो पदार्थ होते हैं, इन कणों के बीच में थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान भी होता है। पॉइंट नंबर 4, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, तभी बेटा ये आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई सॉलिड पदार्थ है, कोई हमारे पास ठोस पदार्थ है, जैसे कि हमारे पास कोई लकड़ी है, तो उसके जो पदार्थ हैं, उसके जो कण हैं, वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर हुए हैं, जिस वजह से वो आपस में बंधे रहते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी बेटा जो हमारे पदार्थ के कणों के गुण हैं, वो हमेशा, जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील, यानी गतिशील, वो हमेशा हवा में यानी गतिशील रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। इस तरह से हमने बेटा पदार्थों के जो कणों के गुण होते हैं, इन पदार्थ के कणों के गुणों को पढ़ लिया है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत सूक्ष्म होते हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान होता है, और ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगली स्टेट है बेटा हमारी पदार्थ की अवस्थाएं। जैसा कि हम अपने टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे कि पदार्थ की अवस्थाएं, हम अपने आसपास जो भी पदार्थ देखते हैं, दो
हमारे आसपास जो भी चीज मौजूद है वो हमारी सब पदार्थ की कैटेगरी में आती है। तो जब हम अपने आसपास जो भी पदार्थ देखते हैं तो हमें उनकी भिन्न भिन्न स्वरूप होता है। जैसे कि हम अपने आसपास बेटा पानी को भी देखते हैं, हम अपने आसपास गैसेस को भी देखते हैं, हम अपने आसपास ठोस चीजों को भी देखते हैं। इसका मतलब है जो हमारी पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव, एक होती है गैस। जैसा कि मैंने आपको लिखा है कि जब हम अपने आसपास के पदार्थों को देखते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि विभिन्न पदार्थों का भिन्न भिन्न स्वरूप होता है। इनमें से कुछ कठोर होते हैं, कुछ तरल होते हैं व कुछ गैसीय होते हैं। इस प्रकार हम पदार्थों को उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो बेटा पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हो गई? 3 अवस्थाएं हो गई पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। हमने पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और आपकी गैस अवस्था, जिसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे ठोस अवस्था। तो याद रखना बेटा ठोस अवस्था क्या होती है? जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में यानी बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है तो हम उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे कि सामने आपके लिखा है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। यानी बेटा ठोस अवस्था ऐसी अवस्था जिसमें हमारा आकार और आयतन दोनों ही निश्चित रहते हैं, तो ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे कि आपका लोहा, पत्थर, लकड़ी, ईंट आदि। तो ये हमारे जो लोहा है, पत्थर है, ईंट है, लकड़ी आदि है, तो ये हमारे ठोस अवस्थाओं में होते हैं और इनका आकार और आयतन निश्चित रहता है। अब बात करते हैं हम ठोस पदार्थों के गुण, यानी हमारे पास जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ठोस पदार्थों का आकार कैसा होता है, तो याद रखना बेटा ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, ये हमारा पहला गुण है। अगर हम दूसरे गुण की बात करें, ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब होता है बेटा आपका मजबूत यानी ताकतवर। तीसरी बात करें, ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, यानी इनका आयतन कैसा है? निश्चित होता है। चौथे पॉइंट की बात करें, ये बहते नहीं है, यानी इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता। पांचवी अगर बात करें, ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, क्योंकि बेटा ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इनके अणु होते हैं, वो आपस में बहुत ही फोर्सफुली, बहुत ही ताकत से आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच रिक्त स्थान कम हो जाता है। सिक्स प्रॉपर्टी है बेटा, ठोस के अणुओं के बीच अंतरा अणु बल सबसे अधिक होता है, यानी ठोस के पार्टिकल सबसे पास पास होते हैं, क्योंकि पास पास होने की वजह से रीजन होता है कि उनके बीच लगने वाला बल सबसे ज्यादा अधिक होता है। ये हुई हमारी ठोस अवस्था और ठोस पदार्थों के गुणधर्म। नेक्स्ट बात करते हैं हम द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट। तो याद रखना द्रव अवस्था पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है मगर आकार निश्चित नहीं होता, द्रव कहलाता है। जैसे कि बेटा तेल, दूध, पानी आदि। यानी अगर बेटा बात करें द्रव अवस्था की, आयतन तो निश्चित है मगर आकार निश्चित नहीं है। आकार निश्चित क्यों नहीं है? मान लीजिए हमारे पास कोई भी द्रव है, अगर हम उसको जिस बर्तन में रखते हैं वो आपका द्रव उसी बर्तन का आकार ले लेता है, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। तो समझ में आया? आकार निश्चित नहीं होता द्रव अवस्था में। जैसे अगर हम पानी है, पानी को हम बेटा गिलास में रखते हैं तो पानी हमारा गिलास का आकार ले लेता है। पानी को अगर हम लोटे में रखते हैं तो पानी हमारा लोटे का शेप यानी आकार ले लेता है। फिर बात करते हैं बेटा हम आगे द्रव अवस्था में जो पदार्थ है हमारे यानी ठोस पदार्थों के गुणधर्म पढ़े थे, ऐसे ही हम पढ़ेंगे अब द्रव पदार्थों के गुणधर्म यानी द्रव पदार्थों के गुणधर्म। तो द्रव पदार्थों के गुणधर्म, जैसा कि हमने पढ़े थे ठोस पदार्थों के गुणधर्म, ऐसे ही हम पढ़ेंगे अब द्रव पदार्थों के गुणधर्म। तो सबसे पहले बात करें अगर द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, ये सब जानते हैं कि इसका आकार निश्चित नहीं होता। द्रव को हम जिस बर्तन में रखते हैं ये उसी का आकार ले लेता है। अगली बात करते हैं द्रव तरल होते हैं, ये तरल होते हैं यानी पतले होते हैं। तीसरा पॉइंट है द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता, निश्चित होता है, यानी इनका आयतन निश्चित होता है। अगला है हमारा द्रव के अणुओं के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, यानी ठोस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम था, लेकिन द्रव के अणुओं के बीच रिक्त स्थान थोड़ा ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। पांचवा पॉइंट, ये ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, यानी इनमें बहने का गुण पाया जाता है। सिक्स पॉइंट बेटा द्रव के अणुओं के बीच अंतरा अणु ठोस की अपेक्षा कम होता है, यानी अंतरा अणुक बल। कौन सा बल? अंतरा अणुक बल, यानी बीच लगने वाला बल ठोस की अपेक्षा कम हो। जैसा कि प्यारे बच्चों हमने कल ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में पढ़ लिया था, और आज हमें पढ़ना है अपनी तीसरी अवस्था पदार्थ की, जिसका नाम है गैसीय अवस्था, जिसको हम गैसियस स्टेट भी कहते हैं। तो याद रखना बेटा पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन
तथा आकार बर्तन के आयतन व आकार के अनुसार बदलते हों गैस कहलाती है। यानी बेटा आप ये कह सकते हो कि गैसीय अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें ना तो आयतन निश्चित होता और ना ही आकार निश्चित होता, तो उसे हम गैसीय अवस्था कहते हैं। जैसे कि आपसे हमने एग्जांपल रखा है एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, जल वाष्प आदि। आगे देखते हैं बेटा हम जो गैसीय पदार्थ होते हैं, जो गैसीय अवस्था है उसके गुण क्या क्या है हमारे सामने। जैसा कि बेटा आपके सामने लिखा है, सबसे पहला गुण है हमारा गैस का आकार अनिश्चित होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनका कोई आकार नहीं होता। दूसरा पॉइंट है बेटा गैस का आयतन अनिश्चित होता है, यानी गैसें वो होती हैं जिनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तीसरा पॉइंट गैस प्रत्येक दिशा में बहती है, यानी ये हर एक दिशा में बहने का गुण पाया जाता है, यानी इसकी कोई सिंगल डायरेक्शन नहीं होती। फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा गैस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है, क्योंकि बेटा गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और इसलिए इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। पांचवा पॉइंट गैस के अणुओं के बीच अंतरा अणुक बल सबसे कम होता है। भाई जाहिर सी बात है जब इनके बीच रिक्त स्थान सबसे ज्यादा है तो इनके बीच आपस में लगने वाला बल बहुत कम होता है। नंबर 6 गैसें संपीड़े होती हैं। संपीड़े का मतलब होता है हम गैस को दाब लगाकर कंप्रेस कर कर इनको दबा सकते हैं, संपीड़े होती हैं। आगे देखते हैं बेटा हम अपनी नेक्स्ट स्टेट के बारे में, जिसको हम अब आपको कुछ काम की बात पढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने बेटा अपनी स्क्रीन पर लिखा है कुछ काम की बात, जिसको हम कोड फॉर्म में बोलते हैं K3B। तो कुछ काम की बात में बेटा हम वो बातें पढ़ेंगे जो हमें इस चैप्टर के अंदर सीखनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट लिखा है बेटा कि दृढ़ता क्या होती है। हर बच्चा दृढ़ता के बारे में नहीं जानता, जिसको हम रिजिडिटी कहते हैं। तो याद रखना बेटा दृढ़ता का मतलब मजबूती, ताकत। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वहां बल लगने पर अपने आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं, दृढ़ता कहलाती है। यानी बेटा दृढ़ता एक ऐसा गुण है कि अगर हम किसी भी पदार्थ में कोई ताकत लगाएं, कोई बल लगाएं और वो बल लगाने के बावजूद भी अपने आकार को परिवर्तित ना होने दे, यानी उस ताकत के बदले अपनी ताकत लगाए, उसे हम दृढ़ता कहते हैं। जिसकी सॉलिड की दृढ़ता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए बेटा मैंने इसको साइन इधर लिया है। लिक्विड की दृढ़ता, बाद में गैसेस की दृढ़ता। यानी बेटा अगर हम किसी भी सॉलिड को दबाते हैं तो उसका आकार चेंज नहीं होता। अगर हम किसी भी लकड़ी की चीज को या किसी भी सॉलिड चीज को, जैसे कि हमारे सामने कोई पत्थर हो, अगर हम उसको दबाते हैं तो उसका आकार चेंज नहीं होता। दूसरी हमारी बेटा कुछ काम की बात है संपीड़ितता। संपीड़ितता जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं। तो देखिए बेटा संपीड़ितता क्या होती है, यानी कंप्रेसिबिलिटी। तो किसी पदार्थ की संपीड़ितता ये प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ को कितनी आसानी से दबाया जा सकता है और उसके आयतन में कमी की जा सकती है। इसका मतलब बेटा संपीड़ितता अगर देखा जाए तो हम संपीड़ितता भी हमारा एक गुण है, एक ऐसा गुण कि अगर हम किसी पदार्थ को कितना दबा सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी सॉलिड चीज है, मान लीजिए आपके पास कोई पत्थर है, लेकिन पत्थर को तो आप नहीं दबा सकते। लेकिन हमारे पास कोई लिक्विड है या कोई सेमी लिक्विड है, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए बटर है या मक्खन है, जिसको हम मक्खन कहते हैं, तो हम मक्खन को दबा सकते हैं। तो दबाना ही हमारा, उसको संपीड़ित करना ही हमारा क्या कहलाएगा, संपीड़ितता कहलाएगा। तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़ितता सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड्स की, बाद में सॉलिड्स की। एक अगली प्रॉपर्टी हम बेटा कुछ काम की बात पढ़ते हैं, तरलता। तरलता का मतलब बेटा सब लोग जानते हैं तरल पदार्थ के बारे में, तरलता का मतलब बहना। तरलता का मतलब बहना। जैसे कि तरल पदार्थों के बहने के गुण को ही तरलता गुण कहते हैं। यानी कोई भी हमारे पास लिक्विड है, अगर वो बहने लगता है, जैसे कि बेटा शहद है, अगर शहद हमारा कहीं गिर जाता है तो उसमें बहने का गुण पाया जाता है। पानी है, दूध है, तो उनमें तरलता पाई जाती है, यानी बहने के गुण को हम तरलता कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बेटा गतिज ऊर्जा, जिसको हम बेटा कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी पदार्थों के कणों में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ताप बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे बेटा गैसेस की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड्स की गतिज ऊर्जा, उसके बाद सॉलिड के अणुओं की गतिज ऊर्जा। तो बेटा गतिज ऊर्जा क्या है, हमारा जो भी हमारे पास पदार्थ हैं उनके बीच जो कण मौजूद होते हैं, क्योंकि पदार्थ किनसे मिलकर बनता है, कणों से मिलकर बनता है, तो उनके बीच आपस में जो उत्पन्न ऊर्जा हो रही है
जो उत्पन्न ऊर्जा है जिसकी वजह से वो गति कर पाते हैं, तो उसी ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और अगर हम ताप बढ़ा दें तो ताप बढ़ाने पर हमारी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे कि हम बात करें पानी की, तो पानी अगर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा है बेटा, तो वो पानी की गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसी पानी को अगर हम बॉयल करने रख देते हैं, उबालने रख देते हैं, तो पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और पानी बॉयल होने लगता है। तो ये थी बेटा हमारी कुछ काम की बात। और आज हम पढ़ते हैं क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो याद रखना बेटा, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। जैसे कि हम जल से बर्फ बना लेते हैं और जल से जल वाष्प यानी भाप भी बना लेते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि कैसे हम अवस्था को बदल सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने लगा है, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं अंतर परिवर्तनीय होती हैं, यानी ये इंटरचेंज होता है, हम आपस में इन्हें परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात एक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से पहली में परिवर्तित हो सकता है। जैसा कि आपके सामने रखा है बेटा, हमारे सामने रखा है जल। अगर हम जल को गर्म करते हैं, अगर हम जल को गर्म करते हैं तो जल वाष्प बन जाता है, और जल वाष्प को ठंडा करते हैं तो द्रव बन जाता है, और अगर इस द्रव वाले जल को ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है, और अगर बर्फ को गर्म करते हैं तो जल बन जाता है। इसका मतलब है हम जल से बर्फ बना सकते हैं और जल से वाष्प भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं ये परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं। तो बेटा हमारे सामने कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं, जिनको सीखकर हम इस इंटरचेंज को, इन परिवर्तन को सीख सकते हैं। जैसा कि बेटा आपके सामने पहला पॉइंट लिखा है, जब जल को 0 डिग्री पर ठंडा करते हैं तो ये बर्फ में बदल जाता है, और 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो ये वाष्प में बदल जाता है। यानी अगर हम जल को 0 डिग्री पर रख दें तो ये बर्फ बन जाएगा, और अगर हम इसको 100 डिग्री पर गर्म करें तो ये वाष्प यानी उबलना स्टार्ट कर देगा। जैसा कि बेटा सेकंड पॉइंट आपके सामने लिखा है, पदार्थ की भौतिक अवस्था में 2 प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कोई भी जो पदार्थ है, हम उसकी अगर भौतिक अवस्था को चेंज करते हैं तो हमें 2 काम करना पड़ेंगे। सबसे पहला काम होगा बेटा ताप में परिवर्तन करके, दूसरा काम होगा दाब में परिवर्तन करके। तो हम ताप में परिवर्तन करके और दाब में परिवर्तन करके इन भौतिक अवस्थाओं को बदल सकते हैं। जानते हैं आगे बेटा कि किस तरह से हम ताप में परिवर्तन करेंगे और किस तरह से हम दाब में परिवर्तन करेंगे। आपके सामने लगा है ताप परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या अगर हम ताप को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो हमारी अवस्था में क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए बेटा, ताप बढ़ने पर ठोस द्रव अवस्था में और द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है, और तापमान घटाने पर गैस द्रव अवस्था में और द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। यानी अगर हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदल सकता है, और अगर हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल सकता है, और अगर हम तापमान को घटा दें तो गैस द्रव अवस्था में बदल सकती है और द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आइए बेटा देखते हैं ठोस का द्रव में परिवर्तन कैसे करते हैं। मानिए हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, हमें उसको द्रव में बनाना है, यानी सॉलिड टू लिक्विड चेंज। तो याद रखना बेटा, अगर हमारे पास बर्फ है और अगर हम बर्फ से पानी बनाते हैं तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है, यानी हमारे पास बर्फ एक ठोस थी, पानी एक द्रव पदार्थ है। तो इसको करने के लिए हमें एक प्रोसेस करना पड़ता है, उस प्रोसेस का नाम है गलन यानी मेल्टिंग। याद रखना बेटा, ठोस के पिघलकर द्रव बनने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। यानी कोई ठोस पदार्थ अगर द्रव बनने लगता है तो वो प्रक्रिया हमारी गलन यानी मेल्टिंग कहलाती है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। यानी याद रखना, जो पदार्थ हमारा जितने न्यूनतम ताप पर ठोस से द्रव में परिवर्तित होने लगेगा तो उस ताप को ही हम गलनांक कहते हैं। जैसे कि बेटा बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। जैसा कि बेटा आपके सामने लगा है कि हमारे पास कोई सॉलिड है, और अगर हम इस सॉलिड को चेंज करते हैं लिक्विड में तो हमें मेल्टिंग करना पड़ती है। मेल्टिंग मतलब बेटा याद रखना, गलन करना पड़ती है। अगला बेटा हमारा स्टेप है द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तन, कि हम किसी भी द्रव को गैसीय अवस्था में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो याद रखना बेटा, जब हम किसी भी द्रव को गैस अवस्था में बनाते हैं, यानी अगर हमने पानी को बॉइलिंग पर रख दिया, पानी को हमने चूल्हे पर रख दिया, तो पानी हमारा द्रव अवस्था से भाप बनकर उड़ने लगेगा। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा क्वथन यानी बॉइलिंग करना। तो जिस ताप पर द्रव गैस में बदलना प्रारंभ कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं। याद रखना, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्वथन कहते हैं, और जिस ताप पर द्रव गैस में बदलना प्रारंभ कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। यानी अगर आप जल को
चूल्हे पर रख देते हो तो जब टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री हो जाता है तो हमारा पानी उबलना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि बेटा हमने कहा हमारे पास कोई लिक्विड है, कोई द्रव है, हमने इसको अगर बॉईल किया तो ये गैस बनना प्रारंभ कर देगा। तो आइए बेटा इसी तरह से हम आगे और परिवर्तन के बारे में सीखते हैं। आपके सामने लिखा है कि अब हम गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तन करेंगे। तो याद रखना, जब हम किसी गैस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो हमें एक क्रिया करनी पड़ती है जिसका नाम है संघनन, जिसको हम कंडेंसेशन या द्रवीकरण यानी लिक्विफिकेशन भी कहते हैं। तो जिस ताप पर गैस को द्रव में बदला जाता है उस क्रिया को संघनन या द्रवीकरण कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई गैस थी, हमने उसका कंडेंसेशन किया या लिक्विफिकेशन किया तो ये गैस हमारी ऑटोमेटिकली लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगी। आगे देखते हैं द्रव से ठोस में परिवर्तन। यानी हमारे पास कोई द्रव है, जैसा कि हमारे पास पानी है और हम पानी से ठोस बनाना चाहते हैं। तो याद रखना बेटा, जब कोई पानी से बर्फ बनाता है तो हमेशा वो क्या करता है, पानी को फ्रीज में रख देता है। यानी हम क्या करेंगे बेटा, प्योर फ्रीजिंग, यानी द्रव से ठोस बनाना। तो याद रखना ये प्रोसेस कहलाता है हिमीकरण, जिसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। जिस ताप पर द्रव अवस्था का रूपांतर ठोस अवस्था में होना प्रारंभ हो जाता है द्रव का हिमांक कहलाता है। यानी इस पॉइंट को हम हिमांक कहते हैं तथा प्रक्रम को हिमीकरण कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई लिक्विड था, हमने उसको फ्रीजिंग कर दिया यानी फ्रीज कर दिया यानी हिमीकरण कर दिया और वो हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा हमने ये आज सीखा ताप में परिवर्तन करके किस तरह से हम अपने पदार्थों की अवस्थाओं को बदल सकते हैं, पढ़ रहे हैं। आइए हम अपने इस चैप्टर को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो हमने अपना बेटा अवस्थाओं में परिवर्तन यानी पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन किया जाता है सारे प्रोसेस को सीख लिया है। आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तापक्रम के सामान्य मात्रक, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यानी हमारे तापक्रम को मापने के कौन कौन से मात्रक होते हैं। तो याद रखना बेटा, तापक्रम को सामान्यतः सेल्सियस और केल्विन में पैमानों द्वारा मापा जाता है। सेल्सियस और केल्विन में निम्न संबंध होता है, इस संबंध को मत भूलना। 0 डिग्री बराबर 273 प्लस के मतलब केल्विन। तो 0 डिग्री पर हमारा तापमान कितना होता है, 273 केल्विन होता है। तो कैसे हम इंटरचेंज करते हैं, आइए इन चीजों के बारे में देखते हैं। जैसा कि आपके सामने रखा है बेटा, अगर हमारे सामने केल्विन पैमाने पर ताप हो, किस पर ताप हो, केल्विन पैमाने पर ताप हो, तो केल्विन पैमाने पर ताप बराबर सेल्सियस पैमाने पर ताप प्लस 273। यानी हमारे पास केल्विन पैमाने पर ताप हमें निकालना हो तो हम सेल्सियस पैमाने पर ताप और हम 273 को उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि बर्फ का गलनांक बराबर 0 डिग्री, यानी बर्फ हमारी 0 डिग्री पर पिघलने लगती है तो उसका गलनांक कितना हुआ, 0 डिग्री प्लस 273 केल्विन। यानी बर्फ का गलनांक अगर हम डिग्री में देखें तो 0 डिग्री होता है और अगर हम गलनांक केल्विन में देखें तो 273 केल्विन होता है। ऐसे ही जल का क्वथनांक, तो जल हमारा पता है बेटा आपको, जल हमारा 100 डिग्री पर बॉयल होता है तो जल का क्वथनांक डिग्री में 100 होता है और केल्विन में 273 हम ऐड कर देते हैं, ये हो जाता है आपका 373 केल्विन। जैसे कि हमारे सामने एक उदाहरण लगा है कि 27 डिग्री का केल्विन मापकरण में मान क्या होगा। यानी 27 डिग्री टेम्परेचर हमें दिया है, हमें इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन मापकरण में मान बराबर सेल्सियस पर ताप प्लस 273, तो 27 प्लस 273 ये हमारा हो गया बेटा 300 केल्विन। यानी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को केल्विन में। जैसा कि एक उदाहरण मैंने आपको और दिया है, एक क्वेश्चन है आपका जिसमें क्वथनांक दिए हुए हैं। तो क्वथनांक जैसे कि डाई इथाइल ईथर का क्वथनांक 35 डिग्री दिया है, एसीटोन का 56 डिग्री दिया है, एल्कोहल का 118 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें इन्हें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो डाई इथाइल ईथर बराबर 35 डिग्री प्लस 273 ये हमारा हो गया 308 केल्विन। एसीटोन का अगर हम करेंगे 56 डिग्री प्लस 273 ये हमारा हो गया बेटा 329 केल्विन। एल्कोहल बराबर 118 डिग्री प्लस 273 ये हमारा हो गया 391 केल्विन। तो इस तरह से हम अपना कन्वर्सन करते हैं केल्विन का डिग्री में और डिग्री का केल्विन में। तो डिग्री को जब हम बदलते हैं तो याद रखना 273 को ऐड कर देते हैं। थोड़ा इस तरह से हम डिग्री को केल्विन में चेंज करना सीख गए। आगे हम बात करते हैं, हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है गुप्त ऊष्मा, जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट क्या होती है, आइए जानते हैं। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी हमें अगर किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तित करना है तो उसके लिए हमें कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, उसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जिसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। और गुप्त ऊष्मा के प्रकार, यानी गुप्त ऊष्मा हमारी दो प्रकार की होती है। याद रखना, गुप्त ऊष्मा हमारी दो प्रकार की होती है। पहला आता है गलन की गुप्त ऊष्मा और एक हमारा आता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को बिना ताप बदले
ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी हमारे पास कोई पदार्थ है, उसका एकांक द्रव्यमान है और हम उसका बिना ताप बदले कोई टेम्परेचर में परिवर्तन ना करें और उस ठोस को हम द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दें, तो जिस उस ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जिस ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण आपके सामने लगा बेटा कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी ग्राम होती है। जैसा इसका अर्थ है कि 1 ग्राम बर्फ 0 डिग्री पर गलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा लेती है। यानी ये होती है हमारी बेटा गलन की गुप्त ऊष्मा। आगे बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। बात करते हैं वाष्पन। वाष्पन मतलब पदार्थ, यानी कोई हमारे पास पदार्थ है जो हमारे लिक्विड स्टेट में है, वाष्प बनता है, तो उस वाष्प को बनने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को बिना ताप बदले द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने की लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी हमारे पास कोई पदार्थ है, उसका एकांक द्रव्यमान है और हम बिना ताप बदले उस पदार्थ को द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तन कर दें और जिस ऊष्मा पर ये परिवर्तन होगा उसी को हम कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। आगे हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हम पहले आपको इसका एक उदाहरण बता दें। इसका क्या उदाहरण है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का। तो जल वाष्प की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी ग्राम है। इसका अर्थ है कि 1 ग्राम जल 100 डिग्री ताप पर भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी ग्राम ऊष्मा लेता है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत ही एक मुख्य क्रिया जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन क्या होता है, तो याद रखना बेटा, सब्लिमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी सॉलिड पदार्थ को, यानी ठोस पदार्थ को डायरेक्ट गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। आइए देखते हैं कैसे होता है ये काम। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातज कहलाता है और घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी याद रखना, कोई भी पदार्थ हो अगर वो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है तो पदार्थ हमारा ऊर्ध्वपातज कहलाता है और घटना हमारी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसा कि उदाहरण आपके सामने लगा बेटा, कपूर और अमोनियम क्लोराइड। तो कपूर और अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम नौसादर भी कहते हैं, ये गर्म करने पर सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अगली बेटा हम जो पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे टेम्परेचर का प्रभाव, यानी ताप का परिवर्तन का प्रभाव। अब आगे हम पढ़ते हैं बेटा दाब परिवर्तन का प्रभाव, कि हमारी अवस्था पे दाब परिवर्तन करने से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दाब परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। यदि किसी गैस का कुछ आयतन एक सिलेंडर में भरा जाए तथा एक पिस्टन की सहायता से गैस को संपीड़ित किया जाए तो इसे द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी दाब बढ़ाकर भी हम पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं, यानी दाब परिवर्तन करके हम परिवर्तन कर सकते हैं पदार्थ की अवस्था में। जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण दे दिया है कि हमारे पास कोई गैस सिलेंडर है, अगर हम उस गैस सिलेंडर पिस्टन की सहायता से गैस को संपीड़ित करते हैं, यानी गैस को दबाते हैं, तो वो गैस हमारी द्रव में परिवर्तित हो जाती है। आइए हम इसी चीज को सीखते हैं कि कैसे ये काम हमारा होता है। तो बेटा मैंने आपको इसको उदाहरण के साथ दिखाया है। जैसे कि मैंने आपके सामने उदाहरण दिया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है और इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको एक गैस सिलेंडर है हमारे पास और ये ऊपर से मैंने पिस्टन लगाया है और ये गैस भरी है मेरी। अगर मैंने इस पिस्टन को ऊपर से दबाया तो ये पिस्टन मेरी गैस को नीचे की तरफ ढकेलती है, जिससे ये गैस मेरी लास्ट में द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यानी आपने अगर यहाँ पर पिस्टन पर प्रेशर लगाया, दाब लगाया, तो ये गैस हमारी द्रव में परिवर्तित हो जाती है। आगे बेटा हम सीखते हैं, जितना भी हमने इस चैप्टर का सीखा है, कितना परिवर्तन सीखा है, आइए हम उस परिवर्तन को सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू सबको आसान बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई द्रव है बेटा, अगर हम द्रव का क्वथन करते हैं तो वो गैस में परिवर्तित हो जाती है और गैस का संघनन करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अगर हमारे पास कोई ठोस है, अगर हम उसको गलन करते हैं, गलाते हैं, तो वो द्रव बन जाता है और अगर हम द्रव का हिमीकरण करते हैं तो वो ठोस बन जाता है। याद रखना बेटा, अगर हमारे पास कोई ठोस है, अगर हम ऊर्ध्वपातन करते हैं तो वो गैस बन जाता है और हमारे पास कोई गैस है, अगर हम उसका निक्षेपण करते हैं, क्या करते हैं बेटा, निक्षेपण करते हैं, तो वो ठोस बन जाता है। और यही परिवर्तन हमने अपने चैप्टर के अंदर सीखे हैं। चैप्टर के लास्ट लेक्चर पर पहुंच चुके हैं और हमारे इस चैप्टर का सिर्फ लास्ट टॉपिक रह गया है, जिसको हम कहते हैं वाष्पीकरण, एवोपरेशन। तो याद रखना एवोपरेशन क्या होता है, आइए इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रवों के कणों के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अतः किसी भी ताप पर किसी द्रव को बिना गर्म किए
उसकी सतह से अणुओं का धीरे-धीरे निकलकर वायु में मिलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यानी बेटा वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे कि अगर हम अपने किसी भी बर्तन में पानी को लेकर रख दें और अगर हम इस पानी को अपनी छत पर या कहीं भी रख देते हैं धूप में, तो वो हमारा पानी वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो याद रखना बिना गर्म करे, हम पानी को गर्म नहीं करते लेकिन फिर भी पानी हमारा उड़ने लगता है। जैसे कि हम अपने गीले कपड़ों को छत पर सुखाने डालने जाते हैं, तो हमारे गीले कपड़े 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद सूख जाते हैं। कौन-सी प्रक्रिया के फलस्वरूप? वाष्पीकरण के फलस्वरूप। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया को कौन-कौन प्रभावित कर सकता है। तो बेटा जैसे कि आपके सामने लिखा है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं, जैसे कि द्रव की सतह का क्षेत्रफल, यानी बेटा क्षेत्रफल हमारा प्रभावित करता है वाष्पीकरण को। जैसे कि तापमान, जैसे कि वायु की चाल, जैसे कि आर्द्रता। तो याद रखना बेटा, जैसे कि सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं अपने द्रव की सतह का क्षेत्रफल। तो याद रखना बेटा, अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो हमारा वाष्पीकरण बढ़ जाता है। जैसे कि एक सा एग्जाम्पल बेटा ये है कि अगर हम कपड़ों को सुखाने जाते हैं तो कपड़ों को हम खोल कर सुखाते हैं, फैला देते हैं। अगर हम कपड़े को एक साथ रख देते हैं तो हमारे कपड़े देर से सूखते हैं, और अगर हम कपड़ों को खोल कर पूरा उनको खोलकर सुखाना चाहते हैं और डाल देते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा वाष्पीकरण के। तो याद रखना, द्रव की सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाष्पीकरण के, यानी आप क्षेत्रफल जितना बढ़ाते जाओगे वाष्पीकरण उतना ज्यादा होता जाएगा। अगली बात करते हैं बेटा हम ताप के बारे में। तो याद रखना बेटा ताप, तो याद रखना अगर हम टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं तब भी हमारा वाष्पीकरण ज्यादा होता है। यानी अगर आप चीज को गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, तब भी हमारा वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज्यादा होगी। जैसे कि ताप, द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, जिससे वे शीघ्र वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो याद रखना बेटा ताप भी हमारा वाष्पीकरण के समानुपाती होता है। तीसरा है बेटा आपका वायु की चाल। जैसा कि बेटा सब लोग जानते हैं, जब अगर हवा तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और हवा नहीं चलती तो कपड़े देर से सूखते हैं। तो वायु की चाल अधिक होने पर भी वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है। तो वाष्पीकरण याद रखना बेटा ये भी समानुपाती होता है वायु की चाल के। अगला पॉइंट हम बात करते हैं बेटा आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, यानी कितनी उमस है हमारी टेम्परेचर के अंदर। तो वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यानी वायु में कितनी जल वाष्प, कितना वाष्प मौजूद है, जल की बूंदें मौजूद हैं, उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। यदि वायु की आर्द्रता कम होती है तो वाष्पीकरण अधिक होता है। इसलिए ही बारिश के दिनों में कपड़े देरी से सूखते हैं। याद रखना बेटा ये थे हमारे 4 पॉइंट जो हमारे थे कि वाष्पीकरण को कौन-कौन प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि वाष्पीकरण से शीतलता कैसे होती है। तो याद रखना बेटा शीतलता का मतलब होता है ठंडक महसूस होना। यानी अगर हमारी बॉडी पर पसीना आता है और हमें ठंडक महसूस होती है, कैसे होती है इसको जानने की कोशिश करते हैं। वाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊष्मा द्रव के भीतर से ही प्राप्त करता है, जिससे द्रव का ताप कम हो जाता है। और आगे बेटा हम इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा है कि अर्थात शीतलता महसूस होती है, यानी अगर ऐसा काम होता है तो हमें शीतलता महसूस महसूस होती है। जैसा कि बेटा आपके सामने लगा है, दैनिक जीवन में इसके अनेक उदाहरण हैं। अब कौन-कौन से उदाहरण हैं जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। यानी आप खुले हुए बर्तन में द्रव भर देते हो तो ये पानी हमारा वाष्प बन के उड़ता रहता है। तेज एसीटोन को हथेली पर रखने से ठंडक मिलती है। यानी अगर हम एसीटोन को, यानी हम थिनर को अपनी हथेली पर रखते हैं तो हमें ठंडक मिलती है। नेक्स्ट बेटा हमारा तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर या खुले स्थान पर पानी डालते हैं। तो हम लोग अपनी छत पर पानी डालते हैं गर्मियों के दिनों में, क्योंकि हमारी छत ठंडी हो जाती है, और छत का ठंडा होना कौन सा उदाहरण है वाष्पीकरण का। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो सूती कपड़े हल्के होते हैं, उनमें थोड़े-थोड़े से छिद्र होते हैं, जिससे हमारे बॉडी को कूलिंग यानी ठंडक मिलती रहती है। 5वां पॉइंट बेटा, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं। तो याद रखना अगर हम कोई ठंडा पानी भरते हैं, ठंडा पानी ले लेते हैं गिलास के अंदर, तो गिलास के चारों तरफ बाहर की सरफेस पर जल की बूंदें आ जाती हैं। कौन-सी प्रक्रिया से? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप। नेक्स्ट है हमारा गर्मियों में मिट्टी के बर्तन में रखा जल ठंडा हो जाता है। यानी अगर हम मटके में पानी रखते हैं तो हमारा मटके में जो रखा जल होता है वो ठंडा हो जाता है। कौन-सी प्रक्रिया से बेटा? वाष्पीकरण की प्रक्रिया से। लास्ट बेटा हमारा टॉपिक है वाष्पन एवं क्वथन में अंतर। तो जानने की कोशिश करते हैं बेटा वाष्पन यानी वाष्पीकरण, क्वथन मतलब बेटा बॉइलिंग। इसमें क्या डिफरेंस है तो जानने की कोशिश करते हैं बेटा वाष्पन और क्वथन। तो याद रखना बेटा वाष्पन ये द्रव के प्रत्येक ताप पर होता है, यानी ये हमारा द्रव के प्रत्येक ताप पर होगा वाष्पन। याद रखना क्वथन ये द्रव के एक निश्चित ताप पर ही संभव होता है। जैसे कि हमारा जल है वो 100 डिग्री पर ही बॉयल होता है, तो वो 100 पर ही बॉयल होगा, यानी 99 डिग्री पर भी बॉयल नहीं होगा। लेकिन वाष्पन हमारा प्रत्येक
ताप पर हो जाएगा। याद रखना बेटा, जो वाष्पन होता है वो हमारा एक धीमी प्रक्रिया है, यानी जो वाष्पीकरण होता है बेटा वो हमारा स्लो होता है। यानी अगर हम अपने पानी को बर्तन में भरकर रख देते हैं तो वो हौले-हौले एवोपरेट होता है, ना कि 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर एवोपरेट नहीं होता। लेकिन याद रखना बेटा, जो क्वथन होता है ये एक तीव्र प्रक्रिया है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम, ये द्रव की ऊपरी सतह से होता है, यानी जो वाष्पीकरण होता है ये द्रव की हमारी ऊपरी सतह से होता है, लेकिन ये संपूर्ण द्रव में एक साथ होता है, यानी जो बॉइलिंग होती है वो पूरे द्रव में एक साथ होती है। अब बात करते हैं बेटा हमने लास्ट पॉइंट की, ये वायु की गति, ताप व क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी जो वाष्पन की प्रक्रिया होती है ये वायु की गति पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है और क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जो क्वथन होता है ये बेटा हमारी ये अशुद्धियां मिलाने पर भी परिवर्तित होता है। यानी अगर हम बॉइलिंग को घटाना हो तो हम बॉइलिंग को घटा सकते हैं, क्वथनांक को घटा सकते हैं। अगर हम इसमें कोई अशुद्धियां मिला देते हैं तो हमारा क्वथन घट जाता है। तो बेटा ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट।